हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज सीएमए इंस्टीट्यूट ने 2023 जुलाई में होने वाले एग्जाम के लिए एमटीपी इशू कर दी है। एमटीपी अभी सिर्फ 2016 सिलेबस के लिए आई है, 2022 सिलेबस के लिए अभी तक नहीं आई है। और आते ही सबसे पहले हम आपके लिए लेके आए हैं 2016 पेपर नंबर 19 सीएमए फाइनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की एमटीपी का सॉल्यूशन। जी हाँ, तो आप भी फटाफट इसको कर डालिए। देखिए, बहुत से जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो हमारी मॉड्यूल से लिए गए हैं या पास्ट ईयर के पेपर से लिए गए हैं। तो आज मैं इसका एमसीक्यू पोर्शन जो है 20 मार्क्स का वो आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो कर रहे हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, ताकि बाकी सब्जेक्ट के भी एमटीपीज आपको मिल सके और बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिल सके। ओके, चलिए, तो पेपर नंबर 19 का एमसीक्यू पोर्शन आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉर्म इन विच द कॉस्ट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन। वो कौन सा फॉर्म है जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं? तो देखिए, मैं आपको सिर्फ आंसर ही नहीं ये भी बता देता हूँ चारों फॉर्म किसके लिए हैं। पहला फॉर्म जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर्म नंबर 2 जो मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, कॉस्ट सीआरए फॉर्म 2 जो है वो इंटीमेशन अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर के लिए है। ठीक है, सीआरए 3 जो है वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के लिए है, और सीआरए 4 जो है वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट प्लस एक्सप्लेनेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। हमें पूछा गया कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, तो सही आंसर होगा सीआरए 1। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आइटम अपियरिंग ओनली इन कॉस्ट रिकॉर्ड, सबसे पहले बता दें ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ये रिकंसिलिएशन चैप्टर से रिलेटेड है। रिकंसिलिएशन के चैप्टर में इसको काम में लिया जाता है। और हाँ, ये पेपर दिसंबर 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे कौन से आइटम हैं जो सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड्स में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं आते? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट फाइनेंशियल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो ये सारे P&L अकाउंट में आते हैं। तो क्या नहीं आता? नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में सिर्फ वही आते हैं जो हो चुके हैं, नॉशनल नहीं आते। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉर्म इन विच अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंटीमेटेड। अभी मैं आपको सारे फॉर्म लिखवा के गया हूं, तो बताइए जी कौन सा फॉर्म है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के काम आता है कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। तो फॉर्म नंबर सीआरए 2, तो सही जवाब हो जाएगा फॉर्म नंबर सीआरए 2। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The applicability of maintenance of cost records under CCRA rules 2014 for regulated industry having overall turnover of। किस चीज के लिए पूछा है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑडिट के लिए पूछा है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए पूछा है, किसके लिए पूछा है? तो हमें पूछा है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने की एप्लीकेबिलिटी कब आती है। तो देखिए, चाहे आप रेगुलेटेड में हो चाहे आप नॉन रेगुलेटेड में हो, यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, एक ही क्राइटेरिया है। अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर इंक्लूडिंग रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड और अदर सेक्टर तीनों को मिलाते हुए अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ और मोर होता है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। राइट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, 35 करोड़। ओके, तो यहाँ पे अगर नॉन रेगुलेटेड लिखा होता तो भी हमारा आंसर सेम ही रहता, क्योंकि कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
विच डील्स विथ कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो बेटा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, दिसंबर 2017 में भी पूछा गया है और दिसंबर 2018 में भी पूछा गया है। 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आंसर इसका होगा 102, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास 4 ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। पहला जो है, मैं अगेन यहाँ पे भी लिख देता हूँ, पहला जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड है, दूसरा जो है वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, तीसरा जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर से है और चौथा है नॉलेज ऑफ एंटिटी। इस तरीके से ये 4 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। हमसे पूछा गया है डॉक्यूमेंटेशन, तो आंसर रहेगा 102। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन शैल बी पनिशेबल फॉर फर्स्ट टाइम कन्विक्शन। फर्स्ट टाइम कन्विक्शन, पहली बार अगर पकड़ा जाता है तो कौन से, फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी ए मेंबर विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू रुपीज। हाँ जी, अगर आप पकड़े गए, आप मेंबर नहीं हैं और फिर भी आप बोलते हैं कि साहब मैं तो मेंबर हूं, ऐसा प्रेजेंट करते हैं, तो आपके ऊपर कितना फाइन है। देखिए सर, अगर ऐसा है कि आप मेंबर नहीं है और मेंबर प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, तो आपके ऊपर 1000 रुपीज का फाइन है फर्स्ट टाइम पकड़े जाने पे, राइट। फर्स्ट टाइम पकड़े गए तो 1000 रुपीज का फाइन आपके ऊपर लग जाएगा और ऐसा सेक्शन 24 में बोला गया है। सेक्शन 24 में, चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। सेक्शन 24 में फर्स्ट कन्विक्शन पे अप टू 1000 रुपीज का फाइन है और सब्सिक्वेंट अगर आप फिर से पकड़े जाते हैं सेम, तो फिर आपके ऊपर 5000 रुपए तक का फाइन प्लस 6 मंथ की जेल और बोथ, ठीक है, या तो ये या दोनों, इस तरीके का फाइन लगता है। हमसे फर्स्ट कन्विक्शन पूछा है तो राइट आंसर इज 1000 रुपीज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको मिलेगा एथिक्स वाले चैप्टर में, प्रोफेशनल एथिक्स जो चैप्टर है वहां पे मिलेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। ये CAS 10 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस CS 10 का क्वेश्चन है और ऐसा सेम क्वेश्चन भी आया हुआ है, राइट। और ये इसमें कुछ फिगर चेंज है खाली, क्या है देखिए। रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स, रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड, हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन, डिजाइन चार्जेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। तो आपको बताना है सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है, ठीक है। देखिए सर, ऐसा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हर वो एक्सपेंस है जिसको आप किसी प्रोडक्ट पे ट्रेस कर सकते हैं, मतलब आपको पता है कि ये किस प्रोडक्ट के लिए हुआ है, तो दैट बिकम्स डायरेक्ट। सिंपल सी बात है, राइट। अब सर रॉयल्टी के बारे में बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर ऐसे डाल देते ना रॉयल्टी ऑन सेल्स, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो बच्चे को लगता है कि एक तो इसमें से डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। देखिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रॉयल्टी प्रोडक्शन पे है या सेल्स पे है, ये तो सिर्फ एक मेजरमेंट करने का तरीका है, ठीक है। रॉयल्टी हमेशा डायरेक्ट ही होती है, क्यों? क्योंकि हमें पता होता है किसकी यूनिट बनाई, किस प्रोडक्ट की यूनिट बनाई या किस प्रोडक्ट की यूनिट बेची, ये तो पता होगा, तभी तो रॉयल्टी की कैलकुलेशन होगी, तो वो डायरेक्ट ही होगी, चाहे वो प्रोडक्शन पे हो चाहे वो सेल्स पे हो। तो यहाँ पे हम बात करें तो सर ये 30,000 रुपए है रॉयल्टी ऑन सेल्स, ये डायरेक्ट है। ये 20,000 जो है रॉयल्टी ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये भी डायरेक्ट है। हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट यूज फॉर द प्रोडक्शन, अब हमें पता है किसके प्रोडक्शन में लगा है, तो ये भी डायरेक्ट ही हुआ। डिजाइन चार्जेस, ये भी हमें पता है किसके लिए डिजाइन किया, तो ये भी डायरेक्ट ही हुआ। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो ये भी पता ही है सर। तो इसमें तो ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है जो हमें पता ना हो या डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो रहा कि किस पे लग रहा है। तो जोड़ दीजिए इसको, 30, 50, 52, 62, 67 और ये 89,000 आ रहा है, देख लीजिए एक बार। ओके, तो आंसर हो जाएगा बी, 89,000। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बुक का लिया हुआ क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि कॉस्ट ऑडिट के बुक में ही रेशियोज के चैप्टर में बहुत सी गलतियां हैं, बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्मूले इस्तेमाल कर रखे हैं और यहाँ पे तो इन्होंने एक बहुत बड़ी गड़बड़ और भी कर दी है, मुझे लग रहा है ऐसा, अभी मैं श्योर नहीं हूँ पर मुझे ऐसा लग रहा है। इन्होंने क्या किया, फिगर तो उठाए हैं पर अधूरे फिगर उठाए हैं, पूरे फिगर नहीं उठाए।
ठीक है। जब इन्होंने अधूरे फिगर उठाए हैं तो उनके हिसाब से कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो हमारा इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैं बुक वाले फॉर्मूले के हिसाब से बोल रहा हूँ कि हालांकि अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूले यूज किए गए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ। मे भी आप कोई उल्टा पुल्टा फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर मैच कर जाए, वो हो सकता है, पर मैं ऐसा कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। सेम क्वेश्चन बुक में है, वहां पे आपको फिक्टिटियस असेट भी मिलेगी देखने को, ठीक है। ये जो पीबीटी दे रखा है बुक में, इसको पीबीआईटी दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट भी दे रखा है, और इंटरेस्ट 144 का दे रखा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो फिर यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, और उसको हटा के अगर कैलकुलेट करें तो भी आंसर नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, तो दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, ओके। तो आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ रखा हो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, इसको मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि बुक में ही अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कब आया हुआ है मैं बता देता हूं आपको, ये जून 2017 में आया हुआ है। मैंने थोड़ी सी वर्किंग करी है आपके लिए, ये जून 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और किसका है ये क्वेश्चन? है वेस्ट मल्टीप्लायर का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप कॉटन मिल, टेक्सटाइल मिल है और उसका क्यूमुलेटिव वेस्टेज परसेंटेज जो है वो 8%, 6%, 4% और 4% और 9% है अलग अलग प्रोसेस में। अगर हम 1000 यूनिट का इनपुट डालते हैं तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट पूछा है, कोई वेस्ट मल्टीप्लायर नहीं पूछा, सिर्फ आउटपुट पूछा है। तो आप क्या करेंगे कि सर देखिए हमने 1000 यूनिट डाला ध्यान से सुनिएगा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, हमने 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया, पहली प्रोसेस में 8% वेस्टेज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका 92% निकलेगा, ठीक है। इसका जो भी आउटपुट निकलेगा वो जाएगा दूसरी प्रोसेस में और वहां पे 6% वेस्टेज हो जाएगा, तो ये जो भी निकल के आएगा उसका 94% हो जाएगा। फिर जो भी निकल के आएगा उसका 96% हो जाएगा, फिर जो भी निकल के आएगा अगेन उसका 96% हो जाएगा, और फिर जो भी निकल के आएगा उसका 91% हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मैच कर देगा। तो चलिए फिर भी अपन देख लेते हैं। तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी ऐसा ट्रिकी पॉइंट है ही नहीं। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.94 मल्टीप्लाई बाय 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.96 मल्टीप्लाई बाय 0.91, तो ये आता है 725.269। तो आंसर हो जाएगा 725.27, राइट। सिंपल सी बात है सर, क्यूमुलेटिव वेस्टेज है ना, तो करते जाइए मल्टीप्लाई, राइट, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर सर्विस ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ। देखिए कंज्यूमर सर्विस ऑडिट हम करवाते क्यों हैं कि कस्टमर को जो क्वालिटी मिल रही है वो सही है क्या, कस्टमर को जो सर्विस मिल रही है वो सही है क्या, इसके लिए करवाते हैं। तो ये बेसिकली सोशल ऑडिट का एक हिस्सा है। और सेम क्वेश्चन मेरे नोट्स के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहां पे इसको देख सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अपने नोट्स से बाहर है। तो ये थे आपके कॉस्ट ऑडिट पेपर नंबर 19 सिलेबस 2016 के सजेस्टेड आंसर्स फॉर एमटीपी, ओके। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेके। मैं इसके आगे के क्वेश्चन भी आपको करवाने वाला हूं, तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू।